हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? मजामा? सब बढ़िया? फिजिक्स भी बढ़िया चल रही होगी। तो हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को और उसका हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जरा इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है। अब गर्मी भी बहुत हो रही है, अब टेम्परेचर का इफेक्ट तो हमारे ऊपर इतना पड़ता है, तो सोचो जरा रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो थोड़ा देखेंगे कि रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं अपना आज का लेक्चर शुरू। तो देखो बच्चों, अब तक हमने जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, अगर मैं आपको बताऊं तो R पढ़ा है हमने रो L अपॉन ए, और रो पढ़ा है हमने M अपॉन N ई स्क्वायर टॉ पढ़ा है। रो यहाँ पुट कर दे तो R का फॉर्मूला ये भी बन जाता है ml अपॉन एन स्क्वायर टॉ ए। तो कुल मिला के ये आपस में इंटर रिलेटेड ही है। अब अगर मैं बात करूँ कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे, तो एक बात ध्यान करो कि हमने पढ़ा था जो मटेरियल है कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, और एक होता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर से तो करंट पास ही नहीं होता। जब इंसुलेटर से करंट पास नहीं होता तो फिर उसके रेजिस्टेंस की क्या चर्चा करनी है। तो इंसुलेटर की हम बात यहाँ नहीं करेंगे, बात करेंगे किसकी? कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, हमारे पास 2 मटेरियल हैं। एक है हमारे पास कंडक्टर और दूसरा है हमारे पास सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर। मैं सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो आप। कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो दोनों में अगर हम पढ़ें कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से क्या क्या कहानी इसके अंदर घटित हो रही है, जरा इसको समझें। तो देखो, पहले इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसको डिटेल में करेंगे। कंडक्टर की बात करूं मैं कि कंडक्टर के केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, कंडक्टर के केस में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, तो इन फैक्टर्स में से किन किन चीज़ों पर फर्क पड़ेगा, ज़रा देखो ध्यान से। इन फैक्टर में अगर मैं इस पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं अभी, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या m चेंज होगा? मास क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? पढ़ा हुआ सबने, बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करता है। तो मास तो उतना ही रहेगा भाई, यानी कि उसका मास और जो ये E लिखा हुआ है, ये E, ये दोनों ही क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। यानी कि ना तो मास में कोई चेंज आएगा और ना ही E, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज आएगा। ये दोनों टेम्परेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। फिर बात आती है N। N क्या था? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये N क्या था? भूल गए हो तो दोबारा याद दिला दूँ आपको। N क्या था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। जिन बच्चों को ये रिलेशन ही नहीं पता है, उन्हें पता ही नहीं है ये कहाँ से आया, तो एक बार वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख के आओ। तो प्रीवियस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करो, पहले वो देखो फिर ये देखना, फिर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या था? एवरेज टाइम बिटवीन 2 कोलिजन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन भागता है, टकराता है, तो जब 2 कोलिजन के बीच में लगने वाला ये टाइम क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। अब जरा इन दोनों को हम देखते हैं। मैंने बढ़ा दिया अभी टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से N, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या ये बढ़ेंगे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या ये इंक्रीज होगा या नहीं होगा? तो देखो, कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में तो पहले से ही सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, बिकॉज कंडक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता है। और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने का जो बेसिक कारण है, बेसिक कॉज है, वो करवाता कौन है एक्चुअली में? फ्री इलेक्ट्रॉन। और कंडक्टर पास तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, लाखों करोड़ों में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा भी दूंगा तो इस N में क्या इंक्रीमेंट होगा? क्या कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ और इलेक्ट्रॉन आएंगे? आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं N क्या होगा? इंक्रीज होगा।
बट ये जो इंक्रीज है ये बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी कंडक्टर में तो पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन इतने भरे हुए हैं, और मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो थोड़े से मान लो और आ गए, तो ये इंक्रीज तो हुआ बट बहुत थोड़ा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो फैक्टर है ये इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट मतलब इसका कोई फर्क खास नहीं पड़ता इस पर। दिस फैक्टर इज इनसिग्निफिकेंट, एन का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये और हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है, वो और एनर्जेटिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो टकराता ज़्यादा है, ज़्यादा कोलिजन होता है, और ज़्यादा टकराव की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। खैर उस वे में ना लेके इस वे में थोड़ा समझते हैं कि अगर मेरा एन यहाँ से इंक्रीज होता तो रजिस्टिविटी क्या होती, एन अगर बढ़ता तो रजिस्टिविटी क्या होती, घटती। बट यहाँ क्या हुआ, ये जो एन में इंक्रीमेंट हो बहुत थोड़ा है पहली बात, और वो जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट भी आ रही है वो कोलिजन को भी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, वो और एनर्जेटिक होकर आपस में टकराना शुरू कर देते हैं, कोलिजन बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है घटने की बजाय। तो ये इररिलेवेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करते। तो बचा हमारे पास एक फैक्टर दैट इज रिलैक्सेशन टाइम टॉ। इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या था, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन विद दो इलेक्ट्रॉन है, ये था ना, एक इलेक्ट्रॉन है ये, और ये यहाँ से टकराया इस पे जाके, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है एवरेज टाइम, यहाँ भी टकराया यहाँ भी टकराया मान लो, तो इसके बीच का जो टाइम था इसी को तो बोलते थे टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब देखो मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, अब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मैंने बताया ना टकराना शुरू करेंगे, तो और टकराएंगे, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा एनर्जी और आ जाएगी, और स्पीड से भागेगा इलेक्ट्रॉन, तो जब और स्पीड से भागेगा तो जितना पहले टाइम लेता था टकराने में, क्या वो टाइम बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बताओ सोचो। एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन और तेजी से भागा, तो क्या टकराने का टाइम घटा के बढ़ा, घटा के बढ़ा, जल्दी बोलो, घटा या बढ़ा। एनर्जी लेकर अगर तुम भागोगे तो पहले से कम टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, तो इसका मतलब टकराने का टाइम कम हो गया, है ना। ज़्यादा एनर्जी आ गई, ज़्यादा स्पीड से जाओगे, अब ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो जल्दी टकराओगे, कम स्पीड से जाओगे तो देरी से टकराओगे, तो वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा, जल्दी टकराएगा, इसलिए टॉ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, डिक्रीज। तो ओवरऑल इन चारों फैक्टर को हमने देखा, इन चारों फैक्टर को हमने देखा और रिजल्ट निकाला कि जो रिलैक्सेशन टाइम है ये घट गया फॉर अ कंडक्टर। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो रजिस्टिविटी क्या होगी, इस फॉर्मूले से इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो रजिस्टिविटी है, जो रो है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि टॉ डिक्रीज हो गया इसलिए रो इंक्रीज होगा। अगर रो इंक्रीज होगा तो इस फॉर्मूले से आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, इंक्रीज होंगे। तो फील आया कुछ फॉर्मूले से। अब इसके अंदर की और क्या कहानी है, कैसे एक्चुअली में ये हो रहा है, वो भी हम करेंगे, और ये तो मैंने थ्योरेटिकली तुम्हें सिर्फ इस फॉर्मूले से बताया। तो कंडक्टर की कहानी सबको समझ में आई, ज़रा इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर की तरफ। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है रेजिस्टेंस का। ज़रा सेमीकंडक्टर पे गौर करो, क्या होगा सेमीकंडक्टर के साथ। तो सेमीकंडक्टर में देखें किस किस चीज़ में चेंज आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। अगेन दो चीज़ें मैं बात करूं, M और E, ये दोनों तो सेमीकंडक्टर में भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, सेमीकंडक्टर में भी क्या रहेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टेम्परेचर बढ़ाओ, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब बात आती है n की। n है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या ये सेमीकंडक्टर में बढ़ेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है, आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर, क्योंकि वो कंडक्ट करवाता नहीं। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो कंडक्ट करवाता है। कंडक्ट कैसे करवाता है? तो सेमीकंडक्टर के जो क्रिस्टल लेटिस हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, आपस में बॉन्ड ब्रेक होते हैं। बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंडक्टिविटी का कारण बनता है, वही करंट को पास करवाता है। देखो सेमीकंडक्टर को आप डिटेल में पढ़ेंगे हम 9th यूनिट के अंदर, बहुत डिटेल में आएगा। पूरा चैप्टर ही सेमीकंडक्टर के ऊपर है, बट अभी थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट इसका हमें यहाँ करना है, इसका इस्तेमाल आपका वहाँ भी होगा। तो ये क्या कह रहा है, देखो मान लो अब सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल क्या होते हैं, पढ़ा होगा आपने, सिलिकॉन, जर्मेनियम, केमिस्ट्री में भी आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है। अब सेमीकंडक्टर में क्या है, बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड तो सब में बने होते हैं। देखो सेमीकंडक्टर में खास बात क्या होती है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसके आपस के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और ये बॉन्डिंग क्या होती है, एक बैंड थ्योरी आएगी आपकी पूरी, जिसमें वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, अगर आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में भी पढ़ोगे इसको। तो उसमें जो बैंड होता है, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड, वहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो बॉन्डिंग जो है, वहाँ बॉन्डिंग ब्रेक्स होती है, टूटेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बाउंड है पहले, अब वो बाउंडेशन टूट गई, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, करंट को पास करवाएगा। तो कुल मिला के एन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, एन क्या हुआ, इंक्रीज। अब क्योंकि पहले से यहाँ इलेक्ट्रॉन थे नहीं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन और आएंगे तो कुल मिला के उसमें क्या मानेंगे हम, बढ़ा, वो तो यही मानेंगे ना कि बढ़ रहा है, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सही है, एन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जरा इसको पढ़ते हैं, रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इसकी कहानी तो वही है, अब भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब तुम देखो ये दोनों फैक्टर हो गए कांस्टेंट, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, और दोनों इन्वर्सली है, यानी कि मान लो ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो क्या लगता है, रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज होगी या नहीं होगी, क्या लगता है इस फॉर्मूले को देख के? तो इसको देख के तो ये लग रहा है कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, इसलिए रजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है। रजिस्टिविटी में यहाँ भी चेंज आता है, और काफ़ी चेंज आता है, थोड़ा चेंज नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे आता है। देखो अब एक चीज़ पक्की है कि मैंने कह दिया कि ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि रजिस्टिविटी में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई ना कोई फैक्टर ज़्यादा चेंज हो रहा होगा, कोई ना कोई फैक्टर ज़्यादा चेंज हो रहा होगा। तो देखो कैसे, अगर मान लो, देखो मैं ये कहता कि n 2 गुना बढ़ गया और ये 2 गुना घट गया, तो 2 गुना दोनों इक्वल फैक्टर होते, नो चेंज आता। नहीं समझ में आया? देखो मैं कहता 2 गुना बढ़ गया तो ये 2 गुना घट गया, ये कहता 2 गुना घट गया तो 2 गुना बढ़ गया, तो कुल मिला के चेंज तो वही रहता। बट अब यहाँ क्या है, वास्तव में क्या होता है कि जो ये n है, ये जो n है, ये जो चेंज है ये लार्ज अमाउंट में है एज कंपेयर टू दिस, लार्ज अमाउंट बोल रहा हूं, एज कंपेयर टू दिस, यानी कि जो इसका चेंज है वो इसके चेंज को ओवर डोमिनेट कर देता है। डोमिनेंट कौन हो जाएगा, n बढ़ जाएगा, यानी कि किसका प्रभाव ज़्यादा होगा, n का। ये जो टूट के इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे हैं उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। अब इसके कंपैरिजन में इसका इफेक्ट ज़्यादा है तो क्या होगा, तो हम मानेंगे कि भाई इसका, जैसे इसमें क्या था, ये इनसिग्निफिकेंट था, n इनसिग्निफिकेंट था, ये सिग्निफिकेंट था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कहेंगे n बढ़ गया। अगर n बढ़ गया तो रजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, तो अगर मैं कहता हूं कि टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करता हूं तो आपकी रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, ऑल्सो रेजिस्टेंस भी क्या होगा,
डिक्रीज होगा, आपकी रजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी, आपका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, दोनों काम यहाँ होंगे। यहाँ भी सेम था, रजिस्टिविटी इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, रजिस्टिविटी डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। ये इसलिए है क्योंकि इनका रिलेशन आपस में ऐसा है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई। तो कुल मिला के इन दोनों का रिजल्ट ये निकला कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो कंडक्टर की रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी कि बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, जिससे करंट कम फ्लो करेगा। बट सेमीकंडक्टर में जस्ट उल्टा, ये उल्टा बिहेव कर रहा है इसका। जस्ट क्या कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रजिस्टिविटी घट रही है, रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बार ज़रा पॉज करके नोट करो, फिर इसको आगे बढ़ते देखते हैं कि वास्तव में एक्चुअली में होता क्या है। चलो नोट करो फटाफट जल्दी, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, कर लिया होगा नोट। तो देखो, अब वास्तव में जो रजिस्टिविटी है, वास्तव में जो रजिस्टिविटी है उसका चेंज कैसे आ रहा है, मैं ज़रा तुम्हें वो बताता हूँ। एक्चुअली जो रजिस्टिविटी है वो इस रिलेशन से चेंज होती है, रो नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा टी। वास्तव में जो रजिस्टिविटी है वो इस रिलेशन से चेंज होती है। हियर इज एक्सपोनेंशियल सीरीज, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है। और रो नोट क्या है, क्या लग रहा है रो नोट, तो रो नोट को हम बोल देते हैं, अब ये जो रो है इसको तो मान लो मैं टी लिख दूं, यानी कि जो रो टी है वो है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस। ये जो रो है टी, ये रजिस्टिविटी है किसी भी टेम्परेचर पे जो हमने निकालनी है। रो नोट क्या है, कई बार इसको हम बोल देते हैं रो नोट है रजिस्टिविटी एट 0 केल्विन, बट एक्चुअली में बोलना ऐसा चाहिए कि रो नोट उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस से पहले जो रेजिस्टेंस था, यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था वो है। ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। बट यहाँ हम कई बार लिख देते हैं रजिस्टिविटी एट 0 केल्विन, रजिस्टिविटी एट 0 केल्विन, या इसको बोल सकते हो आप ओरिजिनल रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी सॉरी, ओरिजिनल रजिस्टिविटी क्या है वो चीज है ये। ठीक है, अल्फा क्या चीज है इसमें, अल्फा क्या चीज है। डेल्टा टी तो आपको समझ में आ रहा है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि आपने टेम्परेचर में चेंज कितना किया। मान लो 0 डिग्री था, मैं 50 डिग्री पे जाना चाहता तो चेंज 50 डिग्री का हो गया, 70 डिग्री का जाना चाहता हूँ 70 डिग्री का हो गया, 1000 डिग्री का जाना चाहता हूँ तो टेम्परेचर चेंज 1000 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी कि चेंज कितना किया। व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है, क्या है अल्फा, अल्फा को बोलते देते हैं क्या, अब कभी अल्फा देखा है आपने, ये वाला अल्फा याद करो। टेम्परेचर बढ़ाते थे 11th क्लास में, जरा फ्लैशबैक में जाओ, जरा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है, मैकेनिक्स जो हमने पढ़ा था उसके अंदर जाओ। उसके अंदर क्या हमने हीट पढ़ी थी, जब हीट करते हैं तो किसी मटेरियल की लेंथ बढ़ती है, एरिया बढ़ता है ना। उसमें हमने पढ़ा था अल्फा बीटा गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, और वहाँ हमने पढ़ा था कि लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, एरिया में होता है और वॉल्यूम में होता है। तो वहाँ अल्फा क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा को बोल देते थे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि लेंथ में इंक्रीमेंट है, एरिया तो एरिया में, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में। तो कुल मिला के अल्फा बीटा गामा इन तीनों को ही क्या बोल देते थे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ऐसे यहाँ क्या बोलते हैं अल्फा को, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अल्फा को क्या बोल देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ये बोल देते हैं। या इसका दूसरा नाम ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और अगर रेजिस्टिविटी लोगे तो रेजिस्टिविटी। ठीक है, यहाँ भी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जो फॉर्मूला आप लोगे, जैसे हमने यहाँ रेजिस्टिविटी लिया
तो यह आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी। अगर हम रेजिस्टेंस लेते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये सिंबल क्या क्या है मैंने वो एक्सप्लेन करे। अब जरा इस फॉर्मूले को भी समझ लो, कहाँ से आया ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, ताकि तुम्हें अच्छे से फील आ जाए कि एक्चुअली में ये कहाँ से आया। किताब में जो लिखा हुआ वो भी मैं सीधा करा के और आपको बता सकता था, बट मैं ये डिटेल में सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज आ जाए कि एक्चुअली में आया कहाँ से, कहानी क्या है इसकी, तो क्वेश्चन अच्छे से होता है। अब इसमें एक चीज़ देखो, रो टी इज इक्वल्स टू रो नोट ई की पावर अल्फा टी। यहाँ एक्सपोनेंशियल चेंज है। क्या ई की पावर एक्स को आपने कभी, ई की पावर एक्स की एक्सप्रेशन क्या होती है, ई की पावर एक्स, जिनके पास मैथ्स 11th में पढ़ा उन्होंने शायद पढ़ा होगा, जिनके पास मेडिकल हो घबराए नहीं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तब तैयारी करते हो हैं, और उसमें मान लो कोई जेई की तैयारी कर रहा है और मेडिकल वाले तो खासकर मान लो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें अगर मान लो मैथमेटिक्स थोड़ा सा आता है तो आपको आना चाहिए, सिर्फ उतना आपको याद रखना है, याद नहीं होता तो रट लो इसको। तो मैथ्स वाले बता देंगे ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, क्या ये होती है 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सोन, यही होती है भाई ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन है और इसमें अगर मैं ये कह दूं कि x की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है, x की वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है, तो x जब स्मॉल है तो ये फैक्टर्स क्या होते हैं, इररिलेवेंट हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं होती। इन दैट केस मैं लिख दूंगा इसको ओनली 1 + x। कब, व्हेन x इज वेरी स्मॉल, x की वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो ये इररिलेवेंट हो जाते हैं, इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 + x। तो जरा यहां गौर फरमाएंगे, यहां जो मैं अल्फा आपको बता रहा हूं जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, इस अल्फा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। इस अल्फा की वैल्यू रेंज होती है इसकी 10⁻² से 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, या इसको लिख देते हैं हम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, इसकी रेंज होती है 10⁻² से 10⁻⁴। इसी रेंज के अंदर ये इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं मिलेगी। तो ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, ये वैल्यू क्या है, अल्फा क्या है, बहुत स्मॉल है। और अगर डेल्टा टी क्या है, रेंज इन चेंज इन टेम्परेचर। ये जो डेल्टा टी है भाई, मैंने जब हम ऑर्डिनरी कंडीशन की बात करें कि रूम टेम्परेचर की बात करें तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना ज़्यादा चेंज हो सकता है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100, और ये चेंज कुछ ज़्यादा नहीं है तो उसको भी हम स्मॉल मानते हैं। जब 1000 डिग्री की बात करेंगे, 2000 डिग्री की बात करेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत लार्ज वैल्यू है, तो हमने इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वास्तव में ये जो पूरा फैक्टर है बहुत छोटा है, तो पूरा फैक्टर ये छोटा है तो हम इसको ही मान सकते हैं। अब यहाँ हमने इसको क्या माना है, x माना है, तो क्या मैं यहाँ से इसका फॉर्मूला ये बना सकता हूँ, रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा टी है, यानी कि ई की पावर, इसको मैं अगर x मानता तो मैं इसको लिख सकता 1 + x, 1 + x, x की जगह क्या लिखूं, अल्फा डेल्टा टी। तो आपके किताबों में ये फॉर्मूला गिवन है, ये आया यहाँ से है, बट ये कहाँ से आया ये बताता हूँ आपको। तो एक बार इसको जरा नोट करो फटाफट, फिर इसको बताते हैं ये आया कहाँ से, जल्दी। चलो नोट कर लिया होगा। अब देखो ये अच्छे से नोट कर लेना। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैं जरा आपको बताता हूँ। दो मेथड है, दोनों तरीके से करा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं, बट एक्चुअली में जो है मैं वो बता रहा हूँ। अभी देखो हमने ये पढ़ लिया है कि यहाँ से हमने निकाला है रो टी इज इक्वल्स टू रो नोट 1 + अल्फा टी, यहाँ से हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो ये वास्तव में कहाँ से आया, मान लो लेट हमारे पास ये रजिस्टिविटी है रो नॉट, या रो मान लो, चलो रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल गिवन उसकी रजिस्टिविटी रो है। इसमें
मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये रजिस्टिविटी है टेम्परेचर T, एट T मान लो, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रजिस्टिविटी जो इसकी बढ़ गई वो है डी रो। तो पहली बात जो ये डी रो है, चेंज इन रजिस्टिविटी, ये दो बातों पे डिपेंड करती है। एक, आपके पास ओरिजिनली कितनी थी, दूसरा डिपेंड करेगी आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया। समझ रहे हो, टेम्परेचर कितना बढ़ाया। मान लो ये मटेरियल है, ठीक है, इसकी रजिस्टिविटी है, अब मैंने इसका बिल्कुल थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, बिल्कुल माइनर सा, इचुक सा, थोड़ा सा ना, मान लो 25 डिग्री था, 25.5 डिग्री, 0.5 डिग्री बढ़ा दिया, तो क्या 0.5 डिग्री बढ़ाने से कोई खास फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो यानी कि जो कम आया उसको मैंने डी रो लिख लिया, स्मॉल चेंज इन रजिस्टिविटी। थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा ही चेंज आएगा। यानी कि जो रजिस्टिविटी है डी रो, वो डिपेंड कर रही है रो पर और डी टी पर। कंबाइनली वी कैन से दैट डी रो इज इक्वल्स टू अल्फा रो डी टी। ये चीज और ये चीज अलग है, अलग से आपको लिख के दिखा दूं मैं। ये अल्फा था, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां कांस्टेंट आ जाता है अल्फा। अब ये रेड कलर का जो अल्फा लिखा और ये अलग है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रजिस्टिविटी। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये अल्फा है। अब रो को जरा इधर ले आओ, डी रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू अल्फा डी टी। दोनों को कर दो इंटीग्रेट, जरा इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, डी रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू अल्फा डी टी आया। अब लिमिट भी रख दो जरा, रो नोट से रो तक, ओरिजिनल रेजिस्टेंस मान लो रो नोट था और वहाँ से मैंने कितना बढ़ा दिया, रो तक बढ़ा दिया, तो रो नोट से रो तक अल्फा डी टी है। टेम्परेचर की रेंज क्या होगी, T1 से T2, T1 से T2, या T नोट से T1 भी मान सकते हो, जो मानना हो आपको मान लो। मान लो मैंने माना T1 से T2। इसका इंटीग्रेशन होगा लॉगरिथम बेस E एंड रो, इसको ln रो भी लिख सकते हैं हम, रो नॉट से रो तक। अल्फा कांस्टेंट है, dt का हो जाएगा T1 से T2 तक। इसको जरा पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा आपका ln रो माइनस ln रो नॉट। मैंने लॉगरिथम बेस E को ln लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू अल्फा T की जगह T2 माइनस T1। ठीक है, log A माइनस log B को क्या लिख सकते हो, log A बाय बी रो बाय रो नोट इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या इसको आप डेल्टा T लिख सकते हो, T2 माइनस T1 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा डेल्टा T लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और समझ लो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में यूज़ होता है ना, क्या होता है, ये आगे भी इस्तेमाल होगा, इसलिए भाई अभी आपको वो समझा रहा हूँ, समझ लो कि अगर हमारे पास log x है t, मान लो log x t है, बेस e है साथ में, तो x हो जाता है e की पावर t। ये फॉर्मूला है। अब कैसे आया वो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएगा कि मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मैं बता देता, नहीं तो मैथ्स में भी कैसे आता है। log e x t है, तो x क्या हो जाएगा, e की पावर t हो जाएगा। अब यहाँ log x की जगह ये लिखा हुआ ना रो बाय रो नोट, तो रो बाय रो नोट किसके ऊपर हो जाएगा, ये जो राइट साइड में लिखा हुआ e की पावर t, यानी कि e की पावर अल्फा डेल्टा t। देखो ध्यान से समझ लो, log x ये t है पूरा, तो x क्या हो जाएगा, e की पावर ये वाली क्वांटिटी, तो यहाँ से रो किसके इक्वल आएगा, रो नोट e की पावर अल्फा डेल्टा t। आ गया ना भाई। तो वास्तव में ये चीज ये है, यहां से आई है, और इसी से फिर ये आया है। इससे ये कैसे आया मैं बता चुका हूं आपको, और ये एक रिलेशन दोबारा भी डिराइव करके बता सकता हूँ। दूसरा मेथड भी है,
वो भी करा देता हूँ, जो अच्छा लगे वहाँ से समझो, वहाँ से करो, आपकी मर्जी है। देख लो एक बार इसको, जल्दी से नोट कर लो। चलो नोट कर लिया होगा। अब सेम रिलेशन मैं आपको दूसरे मेथड से डिराइव करके दिखाता हूँ, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वही चीज़ है, सेम चीज़ है। देखो अभी भी मैंने किया कि डी रो इक्वल टू अल्फा रो डी टी, अभी भी किया था, रो को इधर ले आता, इंटीग्रेट किया था, वही है। अब अगर मैं ये मान लूँ कि ये रजिस्टिविटी ओरिजिनल है और ये कांस्टेंट है, ये क्या है, ओरिजिनल कितनी मानी थी हमने, रो नोट, तो मान लो इसको रो नोट मान लो, और ये रो नोट फिक्स मान ली जो पहले थी वो, तो उसमें क्या चेंज होना, पहले जो ले ली। तो जरा इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से भी। इधर से इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, रो, लिमिट हो जाएगी रो नोट से रो, यहाँ डी टी होना है तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से t जाएगा, तो ये हो जाएगा रो नोट से रो इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, अल्फा रो नोट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, डी टी का इंटीग्रेशन t, और टेम्परेचर सॉरी T1 से T2 था ना, तो T1 से T2, T1 से T2, रो की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रो माइनस रो नोट, यहाँ जाएगा अल्फा रो नोट, टी की जगह T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ से रो कितना आएगा, रो नोट को उधर ले जाओ, रो नोट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस अल्फा रो नोट, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी, क्या कॉमन आया, रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही आ गया। कैसे भी कर लो, ऐसे समझना है, ऐसे समझ लो, वैसे समझाया मैंने, वास्तव में वो वैसे है जो मैंने पहले बताया है आपको कि किस तरह से ये चीज़ आई हुई थी, ई को एक्सपेंड करके, ठीक है। आप कर कैसे भी सकते हो, सिमिलर रिलेशन रेजिस्टेंस का आएगा। तो एक बार ज़रा नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक हमने ये कर लिया कि रो टी इक्वल है रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये तो बात हुई रजिस्टिविटी की। तो रजिस्टिविटी हमने पढ़ लिया भाई, कंडक्टर का और इंसुलेटर का, सॉरी सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस भी पढ़ा है, कैसे चेंज होगा। अब उसको थोड़ा सा इस फॉर्मूले से हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो इस फॉर्मूले से पढ़ते चलने के लिए एक बार रजिस्टिविटी से अगर मैं रेजिस्टेंस को डिराइव करूं, यानी कि रो टी क्या हो जाएगा, रो टी की जगह आ जाएगा आर टी, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रेजिस्टेंस भी बिल्कुल उसी वे में चेंज होता है जैसे रजिस्टिविटी चेंज होती है। मैंने बताया ना फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन ए। अगर रजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। यहाँ फॉर्मूले में रख लो ना, रो का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए अपॉन एल। इस फॉर्मूले से अगर मैं आर टी ए अपॉन एल, आर नोट ए अपॉन एल रखूंगा, ए अपॉन एल से ए अपॉन एल कट जाएगा, सीधा फॉर्मूला ये आएगा। मैंने वो वैल्यू पुट नहीं की है, ठीक है, पुट भी कर सकता हूँ, तो वहाँ से रिलेशन आएगा। अब एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है, देखो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी क्या होगी कंडक्टर की, इंक्रीज हो गई। पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान करेंगे, यहाँ पे एल और ए, लेंथ और एरिया भी तो है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ में भी तो चेंज आएगा, एरिया में भी तो चेंज आएगा, दोनों में तो चेंज आएगा। सर आपने तो लिया ही नहीं वो यहाँ पे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नहीं लिया। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिया। लेंथ और एरिया जब भी यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ की लाइन लिखनी भी पड़ेगी अपने को। यहाँ से हम ये ले रहे हैं तो इसमें हम लेंथ और एरिया को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि अभी मैंने पीछे बताया था, लेंथ और एरिया जब चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा वहाँ भी था ना, और यहाँ अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है, इसमें जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें जो चेंज है वो बहुत कम है। यानी कि चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहाँ मैं लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ हम ये लिख देंगे कि वी हैवेंट
consider change in length and area because, क्यों नहीं लिया भाई चेंज इन लेंथ और एरिया क्यों नहीं लिया? बिकॉज चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन is very small as compared to change in coefficient of thermal resistance. थर्मल रेजिस्टेंस, ये जो अल्फा है इसमें बहुत ज़्यादा चेंज है एज कंपेयर टू इनके अल्फा के, थर्मल एक्सपेंशन से ज़्यादा चेंज थर्मल रेजिस्टेंस में है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो जब इसको यहाँ कन्वर्ट करोगे तो ये वाली जो बात मैंने लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके बिना इसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ जो मैंने अल्फ़ा माना है, इस अल्फ़ा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, ये भी बताया था मैंने आपको। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है? बहुत स्मॉल होती है, 10⁻² से 10⁻⁴ तक इसकी वैल्यू होती है। यहाँ से अल्फ़ा आप कैलकुलेट भी करोगे तो अल्फ़ा निकल के आएगा RT - R0 डेल्टा टी, ये निकालोगे तो निकल के आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लेना, आ जाएगा। जब अल्फ़ा कांस्टेंट है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो वास्तव में क्या अल्फ़ा कांस्टेंट होता है? वास्तव में क्या अल्फ़ा कांस्टेंट होता है? नहीं, अल्फ़ा भी टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस बोला ना, तो ये भी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। बट क्योंकि जो हम चेंज है वो बहुत स्मॉल ले रहे थे, तो उसमें इसमें कोई खास चेंज नहीं होता है, यानी कि उस टाइम पे हम अल्फ़ा को क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। अल्फ़ा को कांस्टेंट मान सकते हैं। बट जब चेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैंने अप टू 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री तक की बात करा था, मगर मैं बात करूँ कि टेम्परेचर 1000 डिग्री बढ़ा दिया, 1500 डिग्री बढ़ा दिया, 2000 डिग्री बढ़ा दिया, इन दैट केस अल्फ़ा विल नॉट बी कांस्टेंट। तो अल्फ़ा क्या होगा? एक वेरिएबल। तो उस केस में क्या लिखोगे? यानी कि अगर मैं ये कह दूँ क्वेश्चन में कि अल्फ़ा है t² + 2t, इस रिलेशन से चेंज हो रहा है, तो कैसे निकालोगे फॉर्मूला, कैसे निकालोगे क्वेश्चन? तो उसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो याद रखना है। RT = R0 1 + अल्फ़ा की जगह क्या लिख देंगे हम? ये नहीं, इसमें बस आपने याद रखना है 1 + लिखकर यहाँ लिख दो अल्फ़ा dt, अल्फ़ा dt। यानी कि यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो इस तरह से, और टी टेम्परेचर आएगा, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, तो उसके अकॉर्डिंग बस इंटीग्रेट करके क्वेश्चन निकाल देना, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ज़रा इसको नोट करो, फिर हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान है, जब अल्फ़ा कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो ताकि क्वेश्चन सोल्व हो सके। तो एक बार नोट करो जल्दी से, फिर हम इसमें थोड़ा सा और जो रहता है पॉइंट उसको करते हैं। तो देखो, ओवरऑल हम क्या पढ़ चुके? RT = R0 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी और ρT = ρ0 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, ये रिलेशन पढ़ चुके। थोड़ा सा ग्राफ पढ़े इनका। सबसे पहले बात करें फॉर कंडक्टर, किसकी बात करें? फॉर कंडक्टर। अब कंडक्टर में हम पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो ज़रा यहाँ रिलेशन देखो, चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो, दोनों में से कोई भी देख लो, और मुझे बताओ इसमें से अल्फ़ा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, या कैसा आना चाहिए? R0 देखेंगे कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर तो हम बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे, घटा भी सकते हैं, और यहीं से कंसेप्ट सुपर कंडक्टर का भी डेराइव होगा। बट सुपर कंडक्टर क्योंकि सिलेबस में नहीं है, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम बात करेंगे सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने के, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, बच गया अल्फ़ा। अल्फ़ा में क्या होगा? अगर देखो अल्फ़ा में नेगेटिव कर दूंगा तो एक में से माइनस हो जाएगा,
और 1 में से माइनस होगा तो ये वैल्यू घट जाएगी, जबकि रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसको बढ़ना है तो अल्फा को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अल्फा पॉजिटिव होगा तभी तो 1 प्लस समथिंग 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़े से मल्टीप्लाई करोगे तो RT R0 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अल्फा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। किसके लिए, फॉर कंडक्टर। तो पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं फॉर कंडक्टर्स, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं फॉर रजिस्टिविटी कह लो या रेजिस्टेंस कह लो, दोनों के लिए टेम्परेचर के साथ, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसा आता है। यानी कि शुरू में ये थोड़ा सा इस तरह से, बाद में लीनियरली हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो रजिस्टिविटी है या टेम्परेचर है किसी भी कंडक्टर के लिए। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एल्यूमिनियम है या कॉपर है, उनके लिए ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, उनके लिए ये ग्राफ बनेगा। इसी में मैं सेमीकंडक्टर लूँ, चलो पहले सेमीकंडक्टर का देखते हैं। फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, हम पढ़ चुके हैं R घटेगा, रजिस्टिविटी भी घटेगी, रिलेशन यही है। तो इसका मतलब अल्फा इसका पॉजिटिव हो गया ना, नेगेटिव होगा। अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास आ गया अल्फा नेगेटिव, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस घटेगा। अल्फा नेगेटिव होगा, 1 में से माइनस होगा, 1 से छोटी वैल्यू हो जाएगी, R घट जाएगा, रेजिस्टेंस लगातार कम होगा। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, जो कि आपकी NCERT के अंदर भी दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी का ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर, वो आता है इस तरह का। याद है किस तरह ग्राफ होता है, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है, e⁻x का, क्योंकि इसमें जो चेंज है उसी तरह एक्सपोनेंशियल चेंज है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी एकदम बहुत डाउन जाती है, और इसका मतलब कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। तो ये ग्राफ हो गया आपका सेमीकंडक्टर का, ये ग्राफ हो गया आपका कंडक्टर का। इसी में एक आ जाता है एलॉयज। एलॉयज का क्या कॉन्सेप्ट है वो आगे मैं न्यूमेरिकल में बताने वाला हूँ आपको। एक बार पहले यहाँ ग्राफ भी देख लेते हैं। एलॉयज तो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया ना, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की ही बात करते आ रहे हैं, बट थोड़ा सा हम एलॉय भी ले लें इसके अंदर, क्योंकि आपके बुक्स के अंदर ये भी थोड़ा सा दिया हुआ है। एलॉयज में जैसे मैं ले लूँ नाइक्रोम ले लूँ, ठीक है, कॉन्स्टेंटन ले लूँ, मैंगेनिन ले लूँ, ये कुछ एलॉयज हैं। एलॉयज समझते हो, ठीक है। तो ये कुछ एलॉयज हैं। एलॉयज के लिए जो अल्फा है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो, या हम कह सकते हैं बिल्कुल स्मॉलर पॉजिटिव होता है। यानी अल्फा जीरो, अब जीरो रख दोगे तो समथिंग जीरो हो जाएगा, यानी कि RT = R0, रेजिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं आया। तो वास्तव में टेम्परेचर बढ़ाने से अल्फा चेंज तो होता है, बट इतना चेंज होता है कि वो ना के बराबर रहता है, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल चेंज। नेग्लिजिबल चेंज की वजह से ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और एक क्वेश्चन बन जाता है कि वाई कॉन्स्टेंटन और मैंगेनिन आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। अब स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल क्या होते हैं, इसको समझो एक बार। देखो, मान लो आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, फिजिक्स के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको कोई वायर इस्तेमाल करनी है, तार इस्तेमाल करनी है। उस तार को, उस वायर को इस्तेमाल करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ताकि आप उस डिवाइस में उसको इस्तेमाल कर सको कि भाई कितना रेजिस्टेंस है। अब सपोज करो कि तुमने कोई ऐसा मटेरियल लिया और उसका रेजिस्टेंस मापा सर्दियों के अंदर, कभी नवंबर दिसंबर में किसी ऐसी जगह पे वो मटेरियल आपने बनाया जहाँ ठंड बहुत थी, जस्ट लाइक मान लो लंदन के अंदर आपने बनाया, टेम्परेचर बहुत डाउन है, और उस टाइम पे आपने रेजिस्टेंस ले लिया उसका 20 ओम, और मैंने वही वायर राजस्थान में आके इस्तेमाल करी जहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा कि टेम्परेचर तो बढ़ गया, रेजिस्टेंस का सेम रहेगा,
चेंज हो जाएगा ना रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो आपकी तो रीडिंग खराब होगी, आपका तो डिवाइस ही खराब हो गया, भट्ठा गोल हो गया भाई साहब, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर में तो वेरिएशन है ना, और टेम्परेचर वेरिएट कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो कोई ऐसा मटेरियल हो जिससे मैं वो रेजिस्टेंस बनाऊं और कहीं भी ले जाओ उसमें कोई चेंज ना है, वो मेरे लिए बेस्ट सूटेबल मटेरियल होगा। तो ऐसा मटेरियल कौन प्रोवाइड करते हैं? ये नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीज, ये ऐसे एलॉयज हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर, क्योंकि वेरिएशन कितना होगा ज़्यादा ज़्यादा 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, अब तो 100 डिग्री तक तो मैंने बताया तुमको, ये ले सकते हो, इससे ज़्यादा वेरिएशन है नहीं। इससे ज़्यादा वेरिएशन होगा तब इसमें भी चेंज आ जाएगा, बट इससे ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है, तो इनकी रजिस्टिविटी भी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो इसमें चेंज आएगा नहीं, तो रीज़न आंसर क्या लिख दोगे यहाँ पे भी, क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी फॉर दिस एलॉयज आर वेरी स्मॉल, एज अ रिजल्ट ऑफ इट there is negligible change in resistance or almost no change in resistance with increase in temperature. That's why they are used for making standard resistance coil. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भी आया हुआ है, इसलिए बताना जरूरी था। अब जरा मैं इसका ग्राफ बना दूं रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, या रेजिस्टेंस मान लो, दोनों में से कोई भी, तो इनका ग्राफ थोड़ा सा ऐसा आता है, देखो ऐसा, यहाँ से ही होगा, स्ट्रेट लाइन होगा ना, ये अब एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये थे हमारे ग्राफ फॉर कंडक्टर, फॉर सेमीकंडक्टर एंड फॉर एलओएस, बोथ इन द केसेस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, जो आपके कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ वैसे हैं। चलिए, तो जरा ये क्वेश्चन देखते हैं हम। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 100 ओम। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? 100 ओम। एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी 120 ओम। यानी कि आपको निकालना क्या है? एट व्हाट टेम्परेचर, टी फाइनल निकालना है, और उस टेम्परेचर पे आर टी दे रखा है आपको 120 ओहम, ओरिजिनल दे रखा है आपको 100 ओहम, और टी इनिशियल दे रखा है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, अल्फा भी दे रखा है। तो सीधा रिलेशन लिख दो, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा। अब डेल्टा टी को मैं क्या टी एफ माइनस टी इनिशियल लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जरा सोल्व करो इसको, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट मल्टीप्लाई करो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी एफ माइनस टी इनिशियल। ठीक है, या सीधे वैल्यू पुट कर लो ना, इतना लंबा क्यों करना। आर टी कितना है? 120, आर नोट कितना है? 100, 1 प्लस अल्फा, टी फाइनल कितना? टी फाइनल निकालना है टी एफ माइनस 27। चलो 100 को इधर ले आओ, ये 0 से 0 कट गया, 12/10 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा टी एफ माइनस 27। 1 को इधर ले आओ जरा, 12/10 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा टी एफ माइनस 27। ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 10, 2/10, ये होगा इक्वल टू अल्फा टी एफ माइनस 27। और यहाँ से आप अल्फा को इधर ले आओ, 1/5, तो यह आ जाएगा 1/5 अल्फा इज इक्वल्स टू टी एफ माइनस 27। तो टी एफ माइनस 27 इज इक्वल्स टू 1/5, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और 27 पर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। इसको सोल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक सिंपल इलस्ट्रेशन था जो मैंने बताया, बहुत बेसिक फॉर्मूले पे। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं जो आपके ही नोटबुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर इज 5 ओहम, 5 ohm at ice point and 5.5
5 ohm at steam point. Find the temperature at which resistance of wire will be 5.8 ohm. ये क्वेश्चन है देखो। तो रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर 5 ओम है आइस पॉइंट पे। आइस पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट यानी कि 100 डिग्री, यानी कि आर नॉट का मतलब 0 डिग्री। ये दे दिया आपको 5.5 ओम, आर 100 दे दिया आपको, सॉरी ये 5 ओम, आर 100 दे दिया आपको 5.5 ओम, और आर टी दे दिया आपको 5.8 ओम। ये 3 वैल्यूज हो गई। हमें टी टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। अभी कैसे करेंगे? तो देखो, पहले इन दोनों को यूज़ करो, क्या रिलेशन आता है, फिर इसको और इसको यूज़ कर लेना, क्या रिलेशन आता है। देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये रिलेशन था। आर टी मानता हूँ मैं आर 100 को, आर 100 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, डेल्टा टी कितना होगा 0 से 100, तो चेंज कितना आया 100 का, 0 से 100 तो 100 का चेंज आया ना, ये आ गया अल्फा इंटू में 100। आर नोट गिवन है आपको, आर 100 गिवन है, तो लिख लो वैल्यू। आर 100 कितना है 5.5, आर नोट कितना है 5, 1 प्लस अल्फा इंटू में 100। लो जी, ये एक इक्वेशन आ गई मान लो हमारे पास। इसी तरह ये वाली रिलेशन इस्तेमाल करो तो आर टी की जगह मैं आर टी रख दूं, यानी कि 5.8, आर नोट कितना है 5, 1 प्लस अल्फा, और डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो टी माइनस 0 करूँगा तो टी आएगा ना, तो अल्फा टी लिख लिया। ये टी निकालना है हमको, कितना किस टेम्परेचर पे है। तो जरा इसमें देखो और इसमें देखो, दोनों से क्या अल्फा निकाल सकते हैं हम? निकाल सकते हैं, निकालो जरा, कितना आएगा? ये आएगा 5.8/5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा टी, और अल्फा टी आ गया 5.8/5 माइनस 1, तो अल्फा टी कितना आया यहाँ से 5.8 माइनस 5, 0.8/5, और अल्फा कितना आया 0.8/5 टी। इक्वेशन 2 इसको मानो, एक अल्फ़ा यहाँ से निकालो जरा, यानी कि अल्फ़ा इंटू 100 कितना आएगा 5.5/5 माइनस 1। देखो इसको ले आएंगे इधर, ये डायरेक्ट सोल्व करके मैं कर रहा हूँ, 5 पहले डिवाइड कर देंगे फिर 1 को इधर ले आएंगे, तो अल्फ़ा इंटू 100 कितना आएगा 0.5/5, और अल्फ़ा आएगा 0.5/5 इंटू 100। ये इक्वेशन 1, इन दोनों का कंपेयर कर देना, टी आ जाएगा। कर सकते हो ना कंपेयर भाई, यहाँ से तो टी निकाल ही सकते हो, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, टी निकल के आ जाएगा, सोल्व कर सकते हो। अब एक बहुत ही अच्छा सवाल जिससे आपको ये अंदाजा आएगा, नोट कर लो एक बार फटाफट। चलो ये अपना लास्ट सवाल है, और ये क्या है कि जैसे मैंने बताया था ना एलओए का कंसेप्ट कैसे आया, कि भाई कौन सी वायर इस्तेमाल करें कि जिसमें टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए। तो उस तरह का एक सवाल है कि मान लो अपने पास ऐसे 2 वायर हैं, या 2 कंडक्टर हैं, या 2 कोई भी मटेरियल है, मुझे नहीं पता कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, क्या है, बस इस तरह के 2 अरेंजमेंट है मेरे पास। इसकी रजिस्टिविटी ρ1 है, इसका जो अल्फ़ा है वो α1 है, इसकी रजिस्टिविटी ρ2 और थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इसका है α2। लेंथ दोनों की बिल्कुल इक्वल है, एरिया दोनों का बिल्कुल इक्वल है। तो हमें ये बताना है कि फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ρ1 α1 एंड ρ2 एंड α2, यानी क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन
रो वन, अल्फा वन, रो टू एंड अल्फा टू सच दैट resistance of combination will remain same as that of initial total resistance when temperature is increased. कॉम्बिनेशन कह लो या रेजिस्टेंस ऑफ ब्लॉक कह लो, जो ये सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। क्या है कि ये एक अलग मटेरियल है, ये एक अलग मटेरियल है, दोनों का टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, बट मैं चाहता हूँ कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने से भी रजिस्टिविटी में या रेजिस्टेंस में कोई चेंज ना आए, तो उसके लिए इन चारों में रिलेशन बताओ। चलो एक बार पॉज करो, ट्राई करो जरा, होता है क्या, जल्दी से पॉज करो, फटाफट ट्राई करो, चलो जल्दी, चलो कर लिया होगा। देखो अब ये कह रहा है, मान लो इसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, इसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, कहना रेजिस्टेंस रिमेन सेम, तो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस पहले मान लिया मैंने R1 है, इसका मान लिया जी R2 है, तो क्या ये सीरीज में है? सीरीज में है तो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले, बिफोर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो भी रेजिस्टेंस होगा टोटल वो इक्वल होना चाहिए आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसके। मान लो ये R है तो ये R डैश मान लो। टेम्परेचर बढ़ाने से पहले रेजिस्टेंस दोनों का कितना होगा? R1 प्लस R2 होगा, यही होगा, ये R1 ये R2 दोनों सीरीज में है, R1 प्लस R2। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मान लो ये हो गया R1 डैश और ये हो गया R2 डैश। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसका नया रेजिस्टेंस ये है, इसका नया रेजिस्टेंस ये है, दोनों को जोड़ दिया, अभी बराबर होना चाहिए ना। R का फॉर्मूला क्या था? रो L बाय ए, लेंथ और एरिया दोनों का सेम है, ये अलग है, तो रो 1 L बाय ए प्लस रो 2 R2 है ना, ये R2 है, रो 2 L2 अपॉन ए, ये आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। R1 क्या आएगा? L2 नहीं आएगा, सॉरी। अब R का फॉर्मूला क्या था? RT इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ाने पे तो ये रिलेशन था, तो RT हो जाएगा रो रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो नोट ओरिजिनल आएगा ना, मैं सीधे इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ R1 की, RT की जगह R1 आएगा तो R नोट की जगह क्या आएगा? रो 1 इनिशियल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी लिखेंगे तो रो टी इज इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये लिखेंगे। R में भी वही रिलेशन आएगा, RT जब लिखोगे ये रिलेशन लिखोगे, A बाय L लिखोगे, कट जाएगा, ठीक है, चलो वही लिख लेते हैं, आपको उससे समझ में आ जाएगा। RT आएगा, ठीक है, RT की जगह क्या लिखोगे? R1 और R नोट हो गया ओरिजिनल, तो ओरिजिन कितना था? R1 था, लो जी R1 1 प्लस अल्फा, अल्फा हो गया और डेल्टा टी, तो अल्फा 1 आ जाएगा, प्लस R2 में क्या आ जाएगा? R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये आ जाएगा। ये हो गया रो 1 प्लस रो 2, L बाय ए कॉमन आ जाएगा इसमें, इसमें लिख लो रो 1 L बाय ए लिखोगे, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 की जगह क्या लिखोगे? रो 2 L अपॉन ए 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, L अपॉन ए से L अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, बचेगा रो 1 प्लस रो 2 इज इक्वल्स टू, इस रो 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 प्लस रो 1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस रो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, रो 2 इंटू में रो 2 अल्फा 2 डेल्टा टी,
रो 1 प्लस रो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बचा क्या सिर्फ रो 1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस रो 2 अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल टू 0। डेल्टा टी ने डेल्टा टी को मार दिया, ये कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या रो 1 अल्फा 1 प्लस रो 2 अल्फा 2 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के यहाँ से आपको क्या समझ में आया, इन दोनों का सम 0, इसका मतलब रजिस्टिविटी तो कभी नेगेटिव होती नहीं, तो इनका मतलब अल्फा 1 और अल्फा 2 एक दूसरे से अपोजिट होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। कुल मिला के यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो दूसरे का उतना ही घटेगा, यानी कि एक कंडक्टर और एक सेमीकंडक्टर होगा इन दोनों में से, ये इसका रिलेशन था। तो इस कंडीशन में ये प्रूव होता है। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने आज टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना और फिजिक्स करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से एक लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।